हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन करने वाले बजट 2024 का। ठीक है, इतना बड़ा बजट है यार और काफी इंपॉर्टेंट है। लगभग आपके 5 से 7 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। लास्ट टाइम भी इतना बड़ा बजट 2020 वाला जो बजट था ना, वो था 19 या 20 का था। और उस टाइम पे भी जो एग्जाम हुए थे मेंस, वहां पे जीए में 5-5 क्वेश्चन देखने को मिले थे ओनली बजट से। तो बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क, तीनों के लिए अभी, और फिर आईबीपीएस पीओ इनके लिए भी है ही। ठीक है, तो जो चैनल पे नए जुड़े हो, पहली बार आप आए हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वो जाके देख लो। सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे रिसेंट के, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। और टॉप 101 क्वेश्चन के 2 सेट मैंने डाले हैं, दोनों सेट देख लो। ठीक है, और जो नए जुड़े हो प्लीज सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। सेशन को स्टार्ट करते हैं, पूरा धमाकेदार सेशन चलेगा एकदम। काफी इंपॉर्टेंट है यार, इसमें बहुत टाइम लगा, लगभग 7 से 8 घंटे लग गए मुझे। और एक और मैं अच्छा कर दूंगा आप लोगों के लिए, अगर किसी को बजट याद नहीं हो रहा है मेरी वीडियो देखने के बाद भी, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोगों के लिए शाम को मैं एमसीक्यू प्लान कर रहा हूँ। तो आप लोग बताना कि एमसीक्यू मैं करवा दूं, बट थोड़ा लेट भी हो सकता है। ऐसा नहीं आप 5 बजे बोलोगे एमसीक्यू करवाओ, जो पॉसिबल नहीं होगा, 10-11 बजेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको इस वीडियो पे 500 लाइक पहुंचाने होंगे जल्दी से जल्दी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जल्दी से। ठीक है, बिना रुके। तो देखो, बजट 2024 के बारे में बात कर रहे हैं अपन। निर्मला सीतारमण जी का ये 7वां कंसेक्यूटिव बजट था। सबसे ज्यादा बार जो बजट पेश किया था मोरारजी देसाई ने किया था, 6 बार। ठीक है, ये बजट जो आता है, जिसको अपन बोलते हैं रेफर्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जो कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 112। ठीक है, इस बार 94th सेशन था ये बजट का, कौन सा है, 94th सेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहले बजट के डेटा से पहले कि कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। तो रुपीज कम फ्रॉम, रुपीज सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है, बोरोविंग। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की उधारियां होती है, अपन देखते हैं एडीबी से लोन, वर्ल्ड बैंक से लोन, ये यहाँ से वहां से। तो सबसे ज्यादा जो बोरोविंग्स और अदर लाइबिलिटीज आ रहा है 27%। इनकम टैक्स से आ रहा है 19%। जीएसटी और अदर टैक्स से 18%। कॉर्पोरेशन टैक्स से 19%। नॉन टैक्स रिसिट से 9%। यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5%। कस्टम से 4%। नॉन डेट कैपिटल रिसीट से 1%। तो देखो, याद करवाता हूँ मैं आपको, बोरोविंग से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है। ये पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम पैसा कहाँ से आ रहा है। बोरोविंग और अदर लाइबिलिटी से 27, इनकम टैक्स से 19, जीएसटी से 18%, कॉर्पोरेशन सीटी कॉर्पोरेशन से 17%। ठीक है, नॉन नॉन टैक्स रिसीट, नॉन टैक्स रिसीट से 9%। ठीक है, कस्टम से 4%, नॉन डेट कैपिटल रिसीट से 1%, और एक और बाकी है यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5%। यहाँ से गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है। नेक्स्ट बात करें, पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है सरकार का। ठीक है, स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी, स्टेट का टैक्स ड्यूटीज में जा रहा है 21%। इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है 19%, इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा जा रहा है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, डिफेंस और सब्सिडी को एक्सक्लूड करने के बाद 16%। अदर एक्सपेंडिचर में जा रहा है 9%। फाइनेंस कमीशन में भी 9%। डिफेंस में 8%। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8%। सब्सिडी में 6%। पेंशन में 4%। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जा रहा है, सबसे ज्यादा है स्टेट, 21%। स्टेट शेयर टैक्स में, स्टेट के टैक्स और ड्यूटीज में 21%। इंटरेस्ट पेमेंट 19%। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, डिफेंस और सब्सिडी को हटा के 16%। 16% का आधा करेंगे उतना डिफेंस का निकल के आ जाएगा, डिफेंस का 8%। अब 16 है तो इसमें लास्ट की डिजिट ले लेंगे, 6% आ जाएगा सब्सिडी को। अदर एक्सपेंडिचर 9%। 9% दो का है, अदर एक्सपेंडिचर और फाइनेंस कमीशन दोनों को 9% है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8% और पेंशन में 4%। ठीक है, इसी टाइप से आपको याद करना है बार बार। एक बार फटाफट कहाँ से पैसा आया है, कहाँ पैसा गया है, एक बार मैं फटाफट पैसा याद करवा देता हूँ आप। ठीक है, कम फ्रॉम, फ्रॉम याद कर लेते हैं कि कहाँ से पैसा आया है। ठीक है, सबसे ज्यादा भैया गवर्नमेंट ने उधार लिया है 27%। इनकम टैक्स 19, जीएसटी 18। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स 17। ठीक है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट से कितना आया है, 1%। कस्टम से 4%। यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5%। और एक बचा है जो है शायद 9%, नॉन नॉन टैक्स रिसीट। नॉन टैक्स रिसीट कितना है, 9%। अब ठीक है, अब कहाँ गया है, गोज टू, पैसा गवर्नमेंट का कहाँ गया है सबसे ज्यादा, तो वो गया है स्टेट के टैक्स और शेयर में, सबसे ज्यादा 21%। इंटरेस्ट पेमेंट की है
19%। कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। पूछ लेगा कि गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जा रहा है, कौन से सेक्टर में जा रहा है, या पूछ लिया कि इंटरेस्ट पेमेंट को कितना पैसा जा रहा है टोटल में से। तो याद रखना है यार, किसी चीज़ को हल्का नहीं लेना है बजट। इंटरेस्ट में 19% जा रहा है। फिर बात करें सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जा रहा है, डिफेंस और सब्सिडी को हटा के 16%। ठीक है, तो 16 का आधा डिफेंस हो गया 8, सब्सिडी हो गया 6। ठीक है, फाइनेंस कमीशन और अदर एक्सपेंडिचर, इन दोनों को 9% जा रहा है। ठीक है, डिफेंस हो गया, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में आ रहा है 8%, और पेंशन में जा रहा है 4%। ठीक है, सबसे कम पेंशन में। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। अब चलते हैं बजट की मेन टर्म्स पे। ठीक है, दो चीजें देखो, एक तो होती है कैपिटल और रिसीट। ठीक है, रिसीट और एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसमें आता है एक तो रिवेन्यू रिसीट और एक होता है कैपिटल रिसीट। एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके ऊपर ही बजट चलता है। ठीक है, तो एक एक चीज मैं बताता हूँ क्या क्या होता है। ठीक है, तो रिवेन्यू रिसीट कितना है बजटरी एस्टिमेट इस बार का? 31,29,200 करोड़, इसको याद रख सकते हैं, 31.3 लाख करोड़, 31.3 लाख करोड़। ठीक है, अब रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? जिसमें सरकार की कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती। सरकार की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, जो ऐसे ही सरकार के पास पैसा आ रहा है, लाइबिलिटी कुछ भी क्रिएट नहीं होती। जैसे टैक्स से पैसा आया है, जीएसटी से आया है, ठीक है, या प्रॉफिट हुआ है पब्लिक सेक्टर एंटिटीज का, ठीक है, अंडरटेकिंग का, तो वो जो पैसा आ रहा है वो रिवेन्यू है। रिवेन्यू मतलब पैसा आ रहा है। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, अब कैपिटल रिसीट कितना है? 16.9 लाख करोड़। ठीक है, ये भी रिसीट है, पैसा तो आ ही रहा है। इस बार कितना रखा है? 16.9 लाख करोड़। इसमें क्या है? कैपिटल रिसीट में क्या आएगा? जो गवर्नमेंट लोन लेगी, ठीक है, जिसमें सरकार की लाइबिलिटी क्रिएट होगी। लोन क्या है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जिसमें सरकार की लाइबिलिटी क्रिएट होगी। जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, वो कैपिटल रिसीट है। ठीक है, या फिर सरकार के एसेट कम हो जाएंगे। एसेट का मतलब डिसइन्वेस्टमेंट की, डाइन्वेस्टमेंट की, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट, सॉरी, डिसइन्वेस्टमेंट की। ठीक है, जैसे LIC का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी का कर दिया, तो उससे सरकार के एसेट तो कम हो रहे हैं ना, पर पैसा आ रहा है, तो वो कैपिटल रिसीट है। यहाँ तक दोनों चीजें क्लियर हो गई है अच्छे से। और सरकार जो उधार ले रही है, लोन एक तरीके से, वो भी कैपिटल रिसीट। ठीक है, अब बात करें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो कितना है? 37.09 लाख, 37.09 लाख करोड़। ठीक है, अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जिसमें सरकार का कोई असेट क्रिएट नहीं होगा। असेट क्रिएट नहीं होगा, खर्चा हो रहा है। खर्चा जो भी बैंक की सैलरी जा रही है, जो भी सैलरी जा रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, ठीक है, डॉक्टर नर्स वगैरह जो भी सैलरी जा रही है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कितना है? 15 लाख करोड़। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? इफेक्टिव के अंदर नहीं जाएंगे अपन, बस कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जिसमें सरकार का एसेट क्रिएट हो रहा है, खर्चा हुआ है ना कैपिटल बनाने में, एक तरीके से सरकार का एसेट क्रिएट हो रहा है कैपिटल बनाने में। जैसे कोई गवर्नमेंट स्कूल बनाई है, स्टेडियम बनाया है, हॉस्पिटल बनाया है, तो ये चीजें, ठीक है, तो ये बस एक्सप्लेन की है ताकि आपको पता रहे कि कौन सी चीज क्या होती है। इसमें सरकार की कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती। एक बार वापस बताता हूँ, फिर टर्म्स पे आ रहा हूँ। कितना अमाउंट लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती, रेवेन्यू रिसिट है, पैसा आ रहा है, रिसिट मतलब पैसा आ रहा है इनकम टैक्स जीएसटी से। कैपिटल रिसिट, इसमें सरकार की लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, पैसा आ रहा है, बट लोन से आ रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट से आ रहा है, उधारियों से आ रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें सरकार, और इसमें कैपिटल रिसिट में सरकार के एसेट भी कम हो जाएंगे। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा? सरकार का कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होगा, जैसे सैलरी वगैरह जो जा रही है एम्प्लॉयड की, वो सब, वो खर्चा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर वो कर रहे हैं जिससे कैपिटल बना रहे हैं, जिससे बाद में पैसा आएगा। गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्टेडियम, ये सारी चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब केवल अपन पढ़ेंगे डेटा। ठीक है, स्टार्ट से करते हैं। देखो, रिवेन्यू रिसीट कितना है? 31.29 लाख करोड़। ठीक है, 31.3 लाख करोड़ रिवेन्यू रिसीट है। कैपिटल रिसीट 16.9 लाख करोड़, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 37.09 लाख करोड़, कैपिटल इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 15 लाख करोड़। टोटल रिसीट कितनी है बोरोविंग को हटा के? 32.07 लाख। टोटल एक्सपेंडिचर 48.21 लाख करोड़, या 48,20,512 करोड़। तो ये बजट की साइज, क्वेश्चन यही आएगा कि बजट की साइज कितनी है, तो वो कितनी है? 48.2 लाख करोड़।
ठीक है। नेट टैक्स रिसीट कितना है 25.83 लाख करोड़। फिजिकल डेफिसिट 24-25 के लिए 4.9% ऑफ जीडीपी रहने वाला है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 11,11,111 करोड़, 11,11,11,11, ठीक है। 7 बार 11, ठीक है। जो कितना है 3.4% है जीडीपी का, ठीक है। नेक्स्ट ईयर के लिए जीडीपी कितनी होनी चाहिए, सॉरी फिजिकल डेफिसिट, वो 4.5% से बिलो होना चाहिए जीडीपी का, ठीक है। इन्फ्लेशन का टारगेट 4%। अब सारी चीजें एक बार वापस देखें तो आपको याद करवा पाऊंगा। सबसे पहली चीज कि बजट की साइज पूछ ली, बजट की साइज कितनी है, तो टोटल एक्सपेंडिचर 48.2 लाख करोड़, ठीक है। फिर आपको पूछ लिया आपका रेवेन्यू रिसिट कितना है, रेवेन्यू रिसिट कितना है 31.3 लाख करोड़। कैपिटल रिसिट, कैपिटल रिसिट कितना है आपका 16.9 लाख करोड़, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सैलरी वगैरह में कितना पैसा जा रहा है 37.09 लाख करोड़, ठीक है। फिर बात करें सरकार की टोटल रिसिट कितनी है उधारियों को अलावा, टोटल रिसिट 32.07 लाख करोड़ है, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 48.21 लाख करोड़। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिजिकल डेफिसिट कितना 4.9% है जीडीपी का 24-25 के लिए। नेक्स्ट ईयर के लिए 4.5% से कम होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 11,11,11,111, 11,11,111, 7 बार 1 लिखना है आपको, ठीक है। और जो 3.4% है जीडीपी, ठीक है। थाला फॉर ए रीजन नहीं है यहाँ पे भी, ओके। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 11, 11 और 11। जीडीपी का कितना है ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है जो जीडीपी का 3.4% है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है 31.3 लाख करोड़, कैपिटल रिसिप्ट 16.9 लाख करोड़, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 37.09 लाख करोड़, ठीक है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 15 लाख करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 11,11,11, ठीक है। 7 बार 1। टोटल रिसिप्ट 32.07 लाख करोड़, टोटल एक्सपेंडिचर 48.2 लाख करोड़। ये बजट की साइज है, ठीक है। ये स्लाइड क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ग्रोस मार्केट बोरोविंग, ग्रोस जो उधारियां होगी 24-25 की वो कितनी है 14.01 लाख करोड़। नेट मार्केट बोरोविंग कितनी है 11.63 लाख करोड़। ग्रोस नेट में पता है आपको, ग्रोस सैलरी होती है 42,000 ग्रोस जो क्लर्क लगेगा, और नेट सैलरी कितनी आएगी उसमें से डिडक्शन माइनस होने के बाद। तो बस आप ये याद रखो ग्रोस मार्केट बोरोविंग कितना है 14 लाख करोड़। नेट मार्केट बोरोविंग 11.63 लाख। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला पूछा जाता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, ध्यान रखना। अब देखो फिजिकल डेफिसिट क्या है, घाटा हो गया, राजकोषीय घाटा। घाटा कब हो गया कि आपकी सैलरी 30,000 है, सैलरी तो आपकी 30,000 है, ठीक है। आप खर्चे कर रहे हो 40,000 के, ठीक है। खर्चे आपके ज्यादा हो गए तो फिजिकल डेफिसिट घाटा हो रहा है ना आपको, 10,000 आपने और कहाँ से लेके आए। तो फिजिकल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, उधारियों को हटाने का, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कितना फिजिकल डेफिसिट रखना है 24-25 के लिए 4.9% है जीडीपी का 24-25 का। नेक्स्ट ईयर का 4.5% है 25-26 के लिए ये जीडीपी का, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है अभी अपन ने पढ़ा था 111 लाख करोड़ जो जीडीपी का है 3.4% ऑफ जीडीपी, ठीक है। सबसे पहले अपन ने एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा था रेवेन्यू रिसिट कितनी है, रेवेन्यू रिसिट, ठीक है। तो वो है 31.3 लाख करोड़, ठीक है। कैपिटल रिसिट कितनी है वो है 16.9 लाख करोड़, ठीक है। उसके अलावा बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 37.09 लाख करोड़, ठीक है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 15 लाख करोड़, लगभग अमाउंट भी याद रहेगा ना तो भी चलेगा, ठीक है। अब टोटल एक्सपेंडिचर बजट की साइज कितनी है 48,20,512 करोड़, 48,20,512, 48,20,512 ये बजट की टोटल साइज है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माने टोटल रिसिट, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। टोटल जो ग्रोस मार्केट बोरोविंग है 14 लाख करोड़, नेट मार्केट बोरोविंग है 11.63 करोड़, ठीक है। अब आगे देखें बजट की थीम क्या है, 4 थीम है। एम्प्लॉयमेंट, एमएसएमई, स्किलिंग एंड मिडिल क्लास। पूछ लेगा एग्जामिनर कि इनमें से कौन सी बजट की थीम नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट,
ठीक है, एम्प्लॉय को स्किल करना है एमएसएमई के अंदर जो मिडिल क्लास है। कुछ भी बना लो यार कहानी आपकी, ठीक है। एम्प्लॉय स्किलिंग, एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग, एमएसएमई, मिडिल क्लास। 4 फोकस एरिया कौन कौन से थे इस बार बजट के फोकस एरिया? नंबर 1 गरीब, पुअर, महिलाएं, वुमेन, अन्नदाता, फार्मर, युवा, यूथ। विकसित भारत बनाना है कौन सी ईयर तक? 2047, ठीक है। आईआरडीआई का भी जो टारगेट था इंश्योरेंस फॉर ऑल, उसका टारगेट भी यही है। आईआरडीआई का जो टारगेट है इंश्योरेंस फॉर ऑल, इंश्योरेंस फॉर ऑल, उसका टारगेट भी 2037 है और विकसित भारत भी 2047। सारी चीजें अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। टॉप प्रायोरिटी, यहाँ से बजट स्टार्ट होगा मेन तो आपका, ठीक है। बजट की टॉप प्रायोरिटी कितनी है? 9 है बजट की टॉप प्रायोरिटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। अब लोग बोलते हो आप लोग हिंदी में पढ़ो, अब हिंदी में पढ़ूंगा कि एग्रीकल्चर में लचीलापन, ठीक है। तो हिंदी में जीए तो मत पढ़ो यार, याद नहीं रहेगा। कंप्यूटर और जीए हिंदी में मत पढ़ो। प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस एग्रीकल्चर में नंबर 1 प्रायोरिटी। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आईआरडी, एंड नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। तो 9 प्रायोरिटी है, इसको याद रखना है। उससे पहले अपन देख लेते हैं बजट की थीम कितनी, क्या थी। थीम 4 है, क्या क्या थी देखो। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट देना है, फिर इसको स्किल करना है एमएसएमई को, वो है किसके? मिडिल क्लास। तो इस टाइप से भी याद रख सकते हो, मिडिल क्लास को एम्प्लॉयमेंट देके स्किल करना है एमएसएमई में, ठीक है। 4 जो फोकस एरिया थे कौन कौन से थे? पुअर, पुअर गरीब, महिलाएं, वुमेन, ठीक है, युवा, यूथ, और अन्नदाता, फार्मर, इनके बारे में बात की है, ठीक है। बजट की साइज कितनी है? साइज 48,20,501 करोड़, ठीक है। तो 48.21 लाख करोड़ बजट की साइज है, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट कितना है? रेवेन्यू रिसीट तो वो है 31.30 लाख करोड़, ठीक है। और कैपिटल रिसीट कितना है? कैपिटल रिसीट 16.9 लाख करोड़, ओके। और अब बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 37.09 लाख करोड़, ठीक है। अब टोटल रिसीट कितनी है उधारियों के अलावा? टोटल रिसीट 32.07 लाख करोड़। बजट की साइज 48,20,512 करोड़, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। अब 9 प्रायोरिटी को याद रखना है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि निम्न में से मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रायोरिटीज ऑफ बजट 2024-25। तो कौन सी बजट की प्रायोरिटी नहीं है? देखो सबसे पहले एग्रीकल्चर में है। आप देखो सबसे पहले ऐसे याद कर लो, सबसे पहला एग्रीकल्चर आएगा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, ऑर्डर में याद रखोगे ना तो याद रह जाएगा, ये मेरी गारंटी। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। तो जो मैंने 4 थीम बताई थी वो यही था कि मिडिल क्लास का बच्चे को एम्प्लॉयमेंट दो, स्किलिंग करो, और एमएसएमई में। याद हो गया, ठीक है। तो 4 जो 9 प्रायोरिटी है, प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, इंक्लूजिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सोशल सर्विस, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईआरडी, एंड जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। बार बार पढ़ के ही याद होगा ये, ठीक है। तो 9 प्रायोरिटी याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इस बार वाले बजट में ना जो मिनिस्ट्री को एलोकेशन जो दिया है ना, वो इंटरिम बजट में जो बताया था वही कंटिन्यू है। इसमें कोई मेजर आइटम्स को दिया है कि डिफेंस वाले सेक्टर को इतना दिया है, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो डिफेंस को कितना दिया है, और सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम दिया है बजट में मिनिस्ट्री की बात करें तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसको दिया था 6.21 लाख करोड़। जो अपने इंटरिम बजट में पढ़ा था ना वही डाटा है, ठीक है। इंटरिम बजट मैंने नहीं पढ़ाया था। और उसके अलावा उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे को दिया था 2.78 लाख करोड़। बट वो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना डिफेंस को सबसे ज्यादा दिया, कितना दिया? 6.21 लाख। इसके अलावा दूसरी मिनिस्ट्री याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब बात करें मेजर जो आइटम्स को दिया है, डिफेंस को कितना दिया? 4,54,373 करोड़। रूरल डेवलपमेंट को दिया है 2,65,808 करोड़। याद रखना है, यह 2.65 लाख करोड़, स्पेशली आरआरबी में रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी, इसको स्टाफ मार्क कर लेना। 151, 851 इस टाइप से याद कर लो, 151, 851, ठीक है।
होम अफेयर्स को 150 983 1,50,000 ऐसे याद करोगे ना कि 1,50,983 तो याद नहीं होगा, 150,983 ऐसे याद रहेगा। एजुकेशन को 125,635, आईटी एंड टेलीकॉम को 116,342, हेल्थ को 89,287, एनर्जी को 68,769, सोशल वेलफेयर को 56,501, कॉमर्स और इंडस्ट्री को 47,559। काफी डाटा है आपके पास याद करने के लिए, तो डरो मत यार। बहुत सारे लोग डर जाएंगे अभी कि कैसे करेंगे, कर लेंगे, मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो। ये सेशन खत्म होने के बाद ही आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी, बट तुरंत आप इसको वापस रिवाइज करना, ठीक है। और डेली 1 घंटा पढ़ना है आपको बजट को। तो देखो, सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री में बात करें तो सबसे ज्यादा डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया है 6.21 लाख करोड़, ठीक है। और मेजर जो आइटम्स को दिया है, सेक्टर को दिया है, डिफेंस सेक्टर को 4.45 लाख करोड़, ऐसे याद करो। रूरल डेवलपमेंट को 2.65, रूरल डेवलपमेंट को 2.65 लाख करोड़, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज के लिए 151,851, ठीक है। होम अफेयर्स के लिए 150,983, एजुकेशन को 125,842, 125,842 नहीं, 125,635 है। आईटी को 116,342, ठीक है। हेल्थ को 89,287, पेन को क्या हो रहा है यार। एनर्जी को 68,769 करोड़, सोशल वेलफेयर को 56,501, कॉमर्स इंडस्ट्री को 47,559 करोड़, ठीक है। बार बार पढ़ेंगे तो चीजें याद होगी, आगे करके मैं रिलेट कराता रहूंगा आपको, टेंशन मत लो आप, ठीक है। एक बार क्विक वापस याद कर लेते हैं, ठीक है। डिफेंस को 4.5 लाख करोड़, रूरल डेवलपमेंट 2.65 लाख करोड़, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज 1.51 लाख करोड़, होम अफेयर्स को 1.50 लाख करोड़, एजुकेशन 1.25 लाख करोड़, आईटी एंड टेलीकॉम को 1.16 लाख करोड़। एग्जैक्ट नहीं याद रखोगे ना, जो मैं बता रहा हूँ 1.16 भी याद रखोगे तो भी चलेगा, बट एग्रीकल्चर वाला याद रखना 151,851, रूरल डेवलपमेंट वाला 265,808, और डिफेंस का 454,373, इनका तो याद रखना। बाकी जो है पॉइंट वाइज भी याद रखोगे चलेगा। एनर्जी का, हेल्थ का 89 करोड़, 89,000 करोड़, एनर्जी का 68,000 करोड़, सोशल वेलफेयर का 56,000 करोड़, और कॉमर्स इंडस्ट्री का 47,000 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट चलने से पहले अपन एक बार बजट की जो 9 प्रायोरिटी है उसको मैं याद करवाने की कोशिश करता हूँ। थीम तो याद हो गई आपको अच्छे से, थीम याद हुई नहीं हुई बता दो। बजट की साइज कितनी है? 48.21 लाख करोड़, बस ये याद रखो सबसे इम्पोर्टेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर 111 3.4% ऑफ जीडीपी, ये दो तो याद रखना ही रखना। अब बात करें तो जो 9 प्रायोरिटी है बजट की वो कौन कौन सी है। 9 प्रायोरिटी: प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस, लचीलापन, एग्रीकल्चर में लचीलापन, ठीक है। नंबर 2 पे है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, ये सबसे बड़ा है प्रायोरिटी 2, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। नंबर 3 पे चले अपन तो वो है इंक्लूजिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी एंड सोशल जस्टिस। नंबर 4 पे मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के बारे में। नंबर 5 पे बोला है अर्बन डेवलपमेंट। नंबर 6 पे अर्बन डेवलपमेंट के बाद एनर्जी डेवलपमेंट, अर्बन के बाद एनर्जी डेवलपमेंट करो, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर करो, फिर करो इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, ठीक है। याद होंगे धीरे धीरे। सबसे ज्यादा जो दिया है 6.21 लाख करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया है। उसके अलावा डिफेंस को कितना दिया, डिफेंस आइटम 4.54 लाख करोड़, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट को 265,808 करोड़, ठीक है। अलाइड एक्टिविटीज 151,851 करोड़, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। मेजर स्कीम्स को दिया है, नरेगा को सबसे ज्यादा दिया है 86,000 करोड़, स्टार मार्क करना। सबसे ज्यादा कौन सी गवर्नमेंट स्कीम को दिया है? 86,000 करोड़। रिसर्च और डेवलपमेंट को 1200 करोड़, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू एलपीजी को के थ्रू मिलेगा, एलपीजी के लिए डीबीटी 1500 करोड़। लाइन ऑफ क्रेडिट दी है आइडिया स्कीम के लिए 3,849 करोड़, 3849 करोड़। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए 2,228 करोड़, 2,228 करोड़। पीएलआई फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 2,143 करोड़,
डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग 6903 करोड़। पावर, सोलर पावर जो ग्रिड कनेक्टेड है 10,000 करोड़। तो ये स्लाइड तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड थोड़ा ब्रेक लेके फिर कंटिन्यू करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, मुझे बैंक भी जाना है। आज तो मैं पक्का लेट होऊंगा, पर ये क्लास करवा के ही जाऊंगा मैं। ओके, तो देखो नरेगा को 86,000 करोड़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 1200 करोड़, डीबीटी एलपीजी के लिए 1500 करोड़, लाइन ऑफ क्रेडिट जो आईडीएस स्कीम के लिए 3849 करोड़, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए 2228 करोड़, पीएलआई फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 2143 करोड़, डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग 6903 और सोलर पावर के लिए 10,000 करोड़। ठीक है, तो अब थोड़ा सा पुराना वाला याद किया जाए। चलो, डिफेंस को कितना दिया है? 4.54 लाख करोड़। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए 265,808 करोड़। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 151,851 करोड़। ओके, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर चल रही है। होम अफेयर को कितना दिया है? होम अफेयर को इसके बाद 1.5 लाख करोड़, एजुकेशन को 1.25 लाख करोड़। ठीक है, आईटी को इसके बाद 1.16 लाख करोड़, हेल्थ को 89,000 करोड़। ठीक है, उसके अलावा एनर्जी को 68,000 करोड़। ठीक है, ये मेन अपन ने याद कर लिया। अब बात करें मेजर स्कीम, मनरेगा को 86,000 करोड़। कितना दिया नरेगा को? 86,000 करोड़। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 1200 करोड़, डीबीटी एलपीजी के लिए 1500 करोड़, आईडीएस स्कीम के लिए 3849 करोड़, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए स्टार मार्क कर लेना 2228 करोड़, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए पीएलआई के लिए 2143 करोड़, सेमीकंडक्टर की डिस्प्ले यूनिट के लिए 6903 करोड़ और सोलर पावर ग्रिड वाली के लिए, ग्रिड कनेक्टेड के लिए 10,000 करोड़। ठीक है, चलो पहली प्रायोरिटी, ऐसे 9 प्रायोरिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं इस बार। हर एक प्रायोरिटी में 5-5, 7-7 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो पहला है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। ठीक है, दूसरा कौन सा है? दूसरा एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। ठीक है, तीसरा कौन सा है? इंक्लूसिव एचआर जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी डेवलपमेंट, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च डेवलपमेंट एंड नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। तो चलो, पहला टोटल न्यू 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज रिलीज की जाएगी फॉर 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो इसको काट दें यहाँ से। तो देखो क्वेश्चन ये बनेगा 32 फील्ड और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए कितनी नई हाई यील्ड और क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटी रिलीज की जाएगी? तो टोटल 109। कितनी? 109। ठीक है, नेक्स्ट 2 ईयर में 1 करोड़ फार्मर को इनिशिएट करेंगे नेचुरल फार्मिंग के लिए। कितने? 1 करोड़ फार्मर को। ठीक है, उसके अलावा नरेगा को कितना दिया है अभी इस बार सबसे ज्यादा? 86,000 करोड़। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए 3,228 करोड़। ओके, और सोलर ग्रिड के लिए, सोलर पावर के लिए 10,000 करोड़, सेमीकंडक्टर डिस्प्ले यूनिट के लिए 6908 करोड़। ठीक है, और किसको दिया था? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, 1200 करोड़, डीबीटी जो एलपीजी के थ्रू डीबीटी का पैसा ज्यादा है 1500 करोड़। ठीक है, आइडिया स्कीम के लिए 3849 करोड़। ओके, तो देखो सारी चीजें मैंने याद करवा दी आपके, बार बार रिलेट करते रहो। अगर ऐसे रटोगे ना 2228 तो याद नहीं होगा, फ्लो में पूरा याद करो। टोटल कितनी नई वैरायटी रिलीज की जाएगी 32 फील्ड और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए? 109। नेक्स्ट 2 साल में 1 करोड़ फार्मर को इनिशिएट किया जाना है नेचुरल फार्मिंग के लिए। 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे। क्वेश्चन आएगा कितनी नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स बनाएंगे? 10,000 सोलर पावर, सोलर ग्रिड के लिए, सोलर एनर्जी के लिए कितना दिया? 10,000 करोड़ ही दिया, अभी ऊपर ने पड़ा है सोलर पावर के लिए। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर फॉर कवरेज ऑफ फार्मर एंड दियर लैंड इन 3 ईयर। इम्प्लीमेंट करेंगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, किसके लिए? फार्मर और उसके लैंड के कवरेज के लिए। तो कितने साल में? 3 साल के अंदर। ठीक है, डिजिटल क्रॉप सर्वे करेंगे
खरीफ क्रॉप्स का यूजिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कितने डिस्ट्रिक्ट में, 400 डिस्ट्रिक्ट में, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड 5 स्टेट में, ठीक है। फाइनेंस करेंगे श्रिम्प फार्मिंग के लिए, श्रिम्प फार्मिंग के लिए एंड प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट के लिए इसको फैसिलिटेट कौन करेगा, फाइनेंसिंग कौन करेगा, श्रिम्प की खेती के लिए, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट के लिए वो करेगा नाबार्ड। तो यहाँ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन देके पूछ लेंगे, सिडबी देगा, आरबीआई देगा, कौन देगा, तो आंसर होगा नाबार्ड, ठीक है। एक बार वापस कर लेते हैं, अब थोड़ा जल्दी करेंगे, एमसीक्यू लेके आऊंगा तो मैं एमसीक्यू में याद करवाऊंगा, ओके। तो देखो टोटल कितनी 32 फील्ड और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए कितनी वैरायटी रिलीज की जाएगी, 109। नेक्स्ट 2 साल में 1 करोड़ फार्मर को नेचुरल फार्मिंग के लिए इनिशिएट करना है। 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट लगाए जाएंगे, सोलर पावर के लिए भी 10,000 करोड़ अलॉट किए हैं। इंप्लीमेंट करेंगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एग्रीकल्चर में 3 साल के अंदर। डिजिटल क्रॉप सर्वे करेंगे खरीफ का यूजिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन 400 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड कितने स्टेट में है, 5 स्टेट में, ठीक है। और श्रिम्प जो फार्मिंग है, श्रिम्प की फार्मिंग के लिए, प्रोसेस एक्सपोर्ट के लिए कौन फाइनेंसिंग करेगा, नाबार्ड करेगा। डन, पहली स्लाइड अच्छे से इसकी। अब नेक्स्ट जो है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, ये है लगभग 5 स्लाइड का, 4 से 5 स्लाइड का, ठीक है। क्योंकि ये स्कीम मैंने आपको डेली क्लास में भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड न्यूज पढ़ाई थी, ठीक है। पैकेज ऑफ पीएम 5 स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, एम्प्लॉयमेंट और स्किल के लिए पीएम पैकेज के अंदर 5 स्कीम लॉन्च की, ठीक है। 4.1 करोड़ यूथ को हेल्प होगी नेक्स्ट 5 साल के लिए। करंट आउटले 2 लाख करोड़, इस साल का आउटले कितना है, 1.48 लाख करोड़, ठीक है। 3 स्कीम लॉन्च किए, 3 स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव एज अ पार्ट ऑफ पीएम पैकेज। तो देखो पीएम पैकेज है, उसमें 5 स्कीम है, उसमें से 3 स्कीम किससे है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, एम्प्लॉयमेंट को भी इंसेंटिव दिया जाएगा, तो उससे रिलेटेड है 3 स्कीम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 लाख करोड़ करंट आउटले है एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग का, उसमें से इस साल का कितना है, 1.48 लाख करोड़, ठीक है। तो अब उसमें स्कीम ए किसके लिए, एक सेकंड थोड़ा सा मैं ब्रेक लूंगा वापस पानी का, फिर कंटिन्यू करेंगे अपन। और बहुत टाइम लग गया इसको टाइपिंग वगैरह करने में, तो ये मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, आप लोगों को पढ़ना है इसको अच्छे से और मार्क्स लाने हैं, थोड़ा सेल्फ बिलीफ रखो, ठीक है ना। अब बात करें स्कीम में, जो फर्स्ट टाइमर है उनके लिए, जो भी न्यू जॉब, नए जॉब लगेगा, रिक्रूटमेंट, जितने भी फॉर्मल सेक्टर है उनके लिए है, उसमें कितना इंसेंटिव देंगे, 1 मंथ की सैलरी देंगे अप टू 15,000, या तो 1 महीने की सैलरी या 15,000 तक, जो भी लोअर होगा, विच एवर इज लोअर, इन 3 इंस्टॉलमेंट एज रजिस्टर्ड इन ईपीएफओ। अगर वो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है, ठीक, नया जो भी एम्प्लॉय आएगा, जो नया पहली बार जॉब लगेगा, उसको कितना इंसेंटिव देंगे, 15,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में, या तो 15,000 या सैलरी, जैसे किसी की 1 लाख सैलरी है तो 15,000 मिलेगा। एलिजिबिलिटी 1 लाख पर मंथ की सैलरी, ठीक। आउटले 23,000 करोड़ है, स्कीम एक आउटले कितना है, 23,000 करोड़, डेली क्लास में मैंने याद करवाया था ये, ठीक है। बेनिफिट कितने यूथ को होगा, 210 लाख यूथ को होगा 2 साल के, बस ये याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गई स्कीम ए। अब बात करें स्कीम बी की। स्कीम बी में बोला जॉब क्रिएशन होगा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो ऑल फॉर्मल सेक्टर में जिसकी भी जॉब लगती है, ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ठीक है। ये लिंक्ड टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज एंड इंसेंटिव ऑफर्स टू, ये किससे लिंक्ड है, फर्स्ट टाइम जो एम्प्लॉय होगा उसके लिए, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है। इसमें इंसेंटिव दिया जाएगा, इंसेंटिव ऑफर टू बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर फॉर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन इन द स्पेसिफाइड स्केल फॉर फर्स्ट 4 ईयर। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि स्कीम बी के अंदर जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के लिए जो इंसेंटिव मिलेगा, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, ठीक है। इसका आउटले कितना है, 52,000 करोड़। स्कीम ए का आउटले कितना था, 23,000 करोड़। वो कितने को बेनिफिट देगी, 210 लाख यूथ को, अभी अपन ने पढ़ा 210 लाख यूथ को, ठीक है। और स्कीम ए में कितना मिलेगा, 15,000 रुपए इंसेंटिव मिलेगा, 3 इंस्टॉलमेंट अप टू 15,000, ये भी ध्यान रखना। स्कीम बी का आउटले 52,000 करोड़ है, इसमें इंसेंटिव करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को फॉर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन, ईपीएफओ का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो इंसेंटिवाइज करेंगे इन फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, स्टार्टिंग के 4 साल तक। इसका आउटले कितना है, 52,000 करोड़, ठीक है। इसमें यही बोला है कि जो नए एम्प्लॉय आएंगे, ठीक है, एम्प्लॉयर मस्ट हायर एटलीस्ट द फॉलोइंग नंबर ऑफ
प्रीवियसली नॉन ईपीएफओ एनरोल्ड वर्कर। जो एम्प्लॉयर होगा उसको हायर करना होगा जिनका उन एम्प्लॉय को जो ईपीएफओ में एनरोल नहीं है, तो मिनिमम कितना 50% और 25% ऑफ द बेस लाइन। इसको ज़्यादा मत पढ़ो आप, बस ये याद रखो कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, आउटले कितना है, स्कीम 2 साल के लिए है, ठीक है। उसमें बोला है इंसेंटिव विल बी पेड फॉर 4 ईयर पार्शली टू द एम्प्लॉय एंड पार्शली टू द एम्प्लॉयर एज फॉलोज। दोनों को पार्शली करेगी जितना ईपीएफओ में उनका रजिस्ट्रेशन है, भैया ध्यान रखिए। बेनिफिट करेगा 30 लाख यूथ को। स्कीम ए में क्या था, 23,000 करोड़ आउटले था, 15,000 करोड़ सॉरी 15,000 रुपए तक की अप टू 15,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा नेक्स्ट 2 ईयर तक। जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय हैं अभी पहली बार जॉब लगे हैं, 210 लाख यूथ को हेल्प मिलेगी, ठीक है। स्कीम बी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो फॉर्मल सेक्टर में थी। इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इंसेंटिवाइज करेंगे 4 साल के लिए। इसका आउटले 52,000 करोड़ है, ठीक है। ये 2 साल के लिए स्कीम, ठीक है। तो ये 2 साल तक है, उसके बाद बंद हो जाएगी। तो आप तो कह रहे हो यहाँ 4 साल, ये नहीं है। जो उनके काम का स्टार्टिंग का 4 साल होगा उसमें वो कंट्रीब्यूट करेंगे, ये है कहने का मतलब। और स्कीम 2 साल तक एलिजिबल है, समझ गए। बेनिफिट करेगा 30 लाख यूथ को। नेक्स्ट चले स्कीम सी। स्कीम सी है सपोर्ट टू एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर को सपोर्ट करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट विल रीइंबर्स ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर अप टू 3,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय। तो देखो एम्प्लॉय का समझ में आ गया ना, एम्प्लॉयर कौन है, ऑर्गेनाइजेशन होगी, एम्प्लॉय आप एम्प्लॉय हो, ठीक है। तो देखो गवर्नमेंट रीइंबर्स करेगी ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन का जो एम्प्लॉयर का है 3,000 रुपए तक अप टू 3,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय। जितने भी एडिशनल एम्प्लॉय होंगे उनके ऊपर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन करेगा, रिम्बर्स करेगा गवर्नमेंट ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा ईपीएफओ के अंदर उसका 3,000 रुपए पर मंथ। बस आप ये याद रखो स्कीम सी के अंदर कितना रिम्बर्स करेगा गवर्नमेंट, 2 साल तक 3,000 रुपए पर महीने, ठीक है, फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय, ठीक है। ऑल सेक्टर के लिए ये बेनिफिट कितने लोगों को करेगा, 50 लाख करोड़, 50 लाख पर्सन 50 लाख करोड़ नहीं है, 50 लाख लोगों को बेनिफिट करेगा। आउटले कितना है, 32,000 करोड़, ठीक है। ए बी सी एक बार क्विक देख लेते हैं अपन, फिर अपन इसके अंदर चौथी स्कीम है, 5 स्कीम थी ना स्किलिंग के अंदर, एम्प्लॉयमेंट इन स्किलिंग में, उसमें से 3 ही है, पहली ए, दूसरी बी, सी, ठीक है। तीनों के आउटले देखें, 23,000 करोड़, 32,000 करोड़ और तीसरा है, सॉरी 32 नहीं, यहाँ पे 52,000 करोड़ है, तीसरा है 32,000 करोड़, ठीक है। तीनों चीजें क्लियर है यहाँ तक। तो देखो ए और सी में कम है, बी में ज्यादा है, ऐसे याद रख सकते। इसमें 15,000 रुपए तक फॉर्मल सेक्टर में जो पहली बार जॉब लगेंगे इंसेंटिवाइज करेंगे, 210 लाख यूथ को हेल्प होगी। इसमें क्या करेंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है और ये इंसेंटिवाइज करेगी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को करेगी। सी करेगा ओनली एम्प्लॉयर को, 3,000 रुपए करेगा फॉर द 2 ईयर के लिए फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग जो स्कीम भी है उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को उनके ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग 4 साल तक इंसेंटिवाइज करेंगे, ठीक है। और ये हेल्प देगी 30 लाख यूथ को, इससे बेनिफिट होगा। और जो स्कीम सी है उससे कितने लोगों को बेनिफिट होगा, वो होगा 50 लाख लोगों को, ठीक है। यहाँ तक तीनों चीजें मैंने अच्छे से समझा दी आपको, अब समझ में आ गया होगा डिफरेंस। स्किलिंग फोर्थ स्कीम है, न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर स्किलिंग। स्किलिंग के लिए एक नई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लेके आएगा, ठीक है, जिसमें 20 लाख यूथ को स्किल करेंगे 5 साल के लिए, ठीक है। 1,000 आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अपग्रेड करेंगे हब और स्पोक अरेंजमेंट के अंदर। ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो कि कितने आईटी को हब और स्पोक अरेंजमेंट में कन्वर्ट करेंगे, अपग्रेड करेंगे। और जो स्किलिंग वाली चौथी स्कीम है उसका आउटले कितना है, 60,000 करोड़ है 5 साल के लिए, ठीक है। चीजें क्लियर। नेक्स्ट चले अपन, अभी तो लगभग आधे पहुंचे हैं अपन। अब इसमें स्कीम 5 भी है, न्यू स्कीम फॉर इंटर्नशिप इन 500 कंपनी। यहाँ से बहुत सारे भर के क्वेश्चन बनेंगे स्कीम 5 से। जो न्यू स्कीम है इंटर्नशिप के लिए, 500 टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप लगाएंगे, ठीक है। तो इससे 1 करोड़ यूथ को हेल्प करेंगे 5 साल के लिए। यूथ को 12 महीने का एक्सपीरियंस मिलेगा, वो कंपनी में इंटर्नशिप करेगा तो, ठीक है। अब इस यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इंटर्नशिप अलाउंस कितना मिलेगा, 5,000 रुपये पर महीना, और वन टाइम असिस्टेंस 6,000 रुपये। स्टार मार्क कर लेना। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि न्यू स्कीम फॉर इंटर्नशिप इन टॉप 500 कंपनीज
उसके अंदर इंटर्नशिप अलाउंस कितना मिलेगा, 5,000 रुपये पर महीने, वन टाइम असिस्टेंट 6,000 रुपये। ठीक है, कंपनी बियर करेगी इनका ट्रेनिंग कॉस्ट को, और 10% ऑफ इंटर्नशिप कॉस्ट किस में से, CSR फंड। CSR की फुल फॉर्म याद रखना, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक सेकंड रुकना। तो कंपनी बियर करेगी इनका ट्रेनिंग कॉस्ट, ठीक है, एंड इनकी इंटर्नशिप कॉस्ट 10% कहाँ से, CSR फंड से। ठीक है, कितना ना अलाउंस मिलेगा इनको, 5,000, और वन टाइम असिस्टेंट 6,000। ठीक है, एज कितनी होनी चाहिए, 21 से 24 साल की एज है। ठीक है, जो ना तो एम्प्लॉयड है और ना ही फुल एजुकेशन में इंक्लूड है, वो इसके अंदर एलिजिबल है। ये ध्यान रखना, इंटर्नशिप के लिए कौन एलिजिबल है, जो 21 से 24 साल के बीच में है, जो ना तो एम्प्लॉयड है, ना तो उनकी जॉब लगी है, और ना ही फुल टाइम एजुकेशन में इन्वॉल्व है, वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, फॉर हायर पार्टिसिपेशन, अब ये अलग चीज आ गई है यहाँ से, फॉर हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, गवर्नमेंट विल सेट अप वर्किंग वुमेन हॉस्टल इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग क्रेचेस। तो वुमेन का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट वुमेन हॉस्टल, वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाएगी इंडस्ट्री के साथ मिलकर। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। मॉडल स्किल लोन स्कीम, मॉडल स्किल लोन स्कीम की जो लिमिट पहले 1.5 लाख थी उसको बढ़ा के 7.5 लाख कर दी है, और ये कितने स्टूडेंट को हेल्प करेगी, 25,000 स्टूडेंट को हेल्प करेगी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और यूथ को हेल्प करने के लिए कि जिनके पास कुछ पैसा वगैरह नहीं है, जिनको पढ़ना है, उनके लिए भी कुछ लॉन्च किया है। हु हैव नॉट बीन एलिजिबल फॉर एनी बेनिफिट अंडर गवर्नमेंट स्कीम विल गेट loans up to 10 lakh rupees for हायर एजुकेशन इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर हायर एजुकेशन करेगा और जो किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर बेनिफिट नहीं ले रहा है, उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे हायर एजुकेशन के। एक बार क्विक वापस देख लेते हैं। तो 5वीं स्कीम है, जो दूसरा मैन्युफैक्चरिंग और स्किलिंग प्रायोरिटी के अंदर 5वीं स्कीम है, न्यू स्कीम फॉर इंटर्नशिप। इंटर्नशिप कराई जाएगी 500 टॉप कंपनी में, कितने, 1 करोड़ यूथ को 5 साल के लिए। ठीक है, 12 महीने का एक्सपीरियंस मिलेगा। इंटर्नशिप अलाउंस 5,000 रुपये पर महीना, वन टाइम असिस्टेंट 6,000 रुपये। कंपनी बियर करेगी इनकी ट्रेनिंग कॉस्ट और इंटर्नशिप कॉस्ट का 10% ऑफ इंटर्नशिप कॉस्ट फ्रॉम CSR फंड। CSR की फुल फॉर्म कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कौन एलिजिबल होगा, जो 21 से 24 साल का है, जो ना तो एम्प्लॉई है, ना ही फुल टाइम एजुकेशन में इन्वॉल्व है, वो एलिजिबल है। ठीक है, मॉडल स्किल लोन स्कीम में 1.5 लाख से बढ़ा के लिमिट 7.5 लाख कर दी है, और 25,000 स्टूडेंट को हेल्प करेगी। और जो यूथ जिनके पास हायर स्टडी के लिए पैसा नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट 10 लाख रुपए देगी हायर एजुकेशन के लिए। बट किसको देगी, जो किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर बेनिफिट नहीं ले रहा है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। और जो 10 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी हायर एजुकेशन के लिए, उसके लिए कितने ई वाउचर बटेंगे, 1 लाख स्टूडेंट को ई वाउचर बटेंगे। ठीक है, 1 लाख स्टूडेंट को 10-10 लाख के ई वाउचर बटे। ई वाउचर क्या होता है पता हो गया ना आपको। ई वाउचर वो है, जैसे आपने CBDC पढ़ा था, उसमें प्रोग्रामेबिलिटी की जो बात होती है वो ई वाउचर से रिलेटेड ही है। कि मान लो आपने, जैसे मैंने अभी मान लो मेरा एप्लीकेशन HP सक्सेस क्लासेस, ठीक है, उसके ऊपर मैंने कोई कोर्स पे डिस्काउंट दिया आपको। ठीक है, उसका एक कूपन दिया आपको। ठीक है, फिजिकल कूपन दिया। ठीक है, कि तू इसको यूज करेगा तो तेरे को 20% ऑफ मिलेगा। ठीक है, और आप इसको जाके कहीं और यूज कर रहे हो, ठीक है, मूवी देखने जा रहे हो, वहां यूज करोगे तो वहां नहीं चलेगा। स्पेसिफिक जिस चीज के लिए दिया है ये उसी के लिए होगा ई वाउचर। ठीक है, कुछ नेक्स्ट तीसरी प्रायोरिटी, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ये तीसरी प्रायोरिटी है। इसमें गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक पूर्वोदय किसके लिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न रीजन ऑफ कंट्री। तो जो भी ईस्टर्न रीजन है उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए एक मिशन स्टार्ट करी है, उसका नाम क्या है, पूर्वोदय। उसमें कौन कौन से स्टेट है ये याद रखना, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा कि गवर्नमेंट बजट के अंदर पूर्वोदय मिशन स्टार्ट करी है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, इसमें कौन सा स्टेट नहीं है, तो वहां बिहार होगा, झारखंड होगा, वेस्ट बंगाल होगा, ओडिशा होगा, आंध्र प्रदेश होगा। जो एक नहीं होगा वो आंसर होगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल नोड बनाएंगे गया में, टू बी डेवलप्ड अलोंग विद द अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे जो नोड बनेंगे, इंडस्ट्रियल नोड, वो कहाँ बनेगा, गया में। ठीक है, 2400 मेगावाट का पावर प्लांट बनेगा पीरपैंती में। पीरपैंती कहाँ है, बिहार में।
उसकी कॉस्ट कितनी है, 21,400 करोड़, ये भी ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आंध्र प्रदेश को पैसा दिया है क्योंकि जो इस बार गवर्नमेंट बनी थी आंध्र प्रदेश का बहुत हाथ था, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में फाइनेंशियल सपोर्ट कितना देंगे आंध्र प्रदेश को, आ सकता है क्वेश्चन कि 15,000 करोड़ की, ठीक है। इसमें भी इंडस्ट्रियल नोड बनेंगे, एक इंडस्ट्रियल नोड बना था अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में गया पे, और अब इंडस्ट्रियल नोड बनेगा कोपार्थी में अलॉन्ग विद विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। और एक और बनेगा ओरवक्कल नोड अलॉन्ग विद हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, टोटल एलोकेशन किया है 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा फॉर स्कीम बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल, वुमेन और गर्ल को बेनिफिट करेगी, उसके लिए टोटल 3 लाख करोड़ से ज्यादा एलोकेट किए हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक बार वापस देख लेते हैं क्विक चीजें। तो पूर्वोदय मिशन स्टार्ट करेगी अभी गवर्नमेंट, उसके लिए कौन कौन से स्टेट है, ठीक है। तो वो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, टोटल 5 स्टेट है ईस्टर्न रीजन का डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। गया में एक इंडस्ट्रियल नोड बनेगा, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पावर प्लांट बन रहा है एक पीर 35, ये बिहार के अंदर है, 2400 मेगावाट का है, कॉस्ट इसकी 21,400 करोड़, ठीक है। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए 15,000 करोड़ दिए आंध्र प्रदेश को, ठीक है। यहाँ पे भी 2 नोड बनेंगे, एक कोपार्थी नोड, एक ओरवकल नोड, अलग अलग कॉरिडोर पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कितनी ब्रांचें ओपन होगी, 100 ब्रांचेस, मोर देन 100, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और रूरल डेवलपमेंट, फॉर रूरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल डेवलपमेंट और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना दिया, 2.66 लाख करोड़। अभी अपन ने पढ़ा था रूरल डेवलपमेंट के लिए कितना था, 2.65808 करोड़, तो वही है रूरल डेवलपमेंट के लिए कितना दिया, 2.66 लाख करोड़, ठीक है। पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, ये भी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उन्नत ग्राम अभियान कितने विलेज को कवर करेगा, 63,000 विलेज, बेनिफिट होगा 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को, आउटले 79,000 करोड़ के आसपास, उसमें से सेंट्रल का 56,000 करोड़, स्टेट का है 22,000 करोड़, और कवर करेगा 549 डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, तो याद रखो ये सारी चीजें। तो देखो, मिशन पूर्वोदय स्टार्ट होगा, पूर्वोदय ईस्टर्न रीजन को डेवलपमेंट के लिए, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है और आंध्र प्रदेश, ठीक है। और 2400 मेगावाट का पीर 35 पावर प्लांट लग रहा है, पीर 35 बिहार में, कितना अमाउंट, 21,400 करोड़, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना अमाउंट दिया, रीऑर्गेनाइजेशन के लिए 15,000 करोड़ रुपए, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। उसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से ज्यादा ब्रांचें खुलेगी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 549 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कितने ट्राइबल को हेल्प करेगा, 5 करोड़ ट्राइबल को बेनिफिट करेगा, टोटल 63,000 विलेज को कवर करेगा, आउटले 79,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। अब चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, कुछ 5-7 स्लाइडें और है अपनी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, मुद्रा की लोन की लिमिट बढ़ा दी है, मैंने बताया भी था, ये क्वेश्चन भी मैंने यहीं से उठाया था कि मुद्रा की लिमिट जो तरुण कैटेगरी है, शिशु किशोर तरुण, यहाँ 10 लाख थी, 5 लाख से 10 लाख थी, 0 से 50,000 शिशु में, 50,000 से 5 लाख, फिर 5 लाख से 20 लाख कर दी है, ठीक है। तो लिमिट कितनी कर दी है, 20 लाख कर दी, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू सेटअप 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिगेशन यूनिट इन एमएसएमई सेक्टर। तो देखो क्वेश्चन में बनेगा टोटल कितनी फूड इरिगेशन यूनिट बनेगी, मल्टी फूड इरिगेशन यूनिट एमएसएमई सेक्टर में, तो टोटल 50, उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। 100 फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग लैब बनेगी एनएबीएल एक्रेडिशन के साथ, 100 फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग लैब बनेगी एनएबीएल एक्रेडिशन के साथ, ठीक है। एक्रेडिशन का मतलब समझ गया, एक्रेडिटेशन का मतलब किससे एफिलिएट है ये, ठीक है। तो बस आपको याद रखना कितनी फूड क्वालिटी और सेफ्टी टेस्टिंग लैब बनेगी 100, और फूड इरिगेशन यूनिट कितनी बनेगी एमएसएमई सेक्टर में, 50, ठीक है। और क्रेडिट गारंटी स्कीम स्टार्ट की एमएसएमई के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। क्रेडिट गारंटी का मतलब क्या है, कोई भी मान लो एमएसएमई को लोन दिया है, कोलेटरल फ्री लोन दिया है, ठीक है, वो एनपीए हो गया है, तो उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट एक क्रेडिट गारंटी स्टार्ट करता है, उसको क्रेडिट को भी अश्योर करने के लिए।
तो उसकी कुछ फीस भी डिडक्ट होती है हर साल, इसी को बोलते हैं क्रेडिट गारंटी। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम स्टार्ट की है। इट विल बी इंट्रोड्यूस फॉर फैसिलिटेटिंग टर्म लोन्स टू एमएसएमई फॉर परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट खरीदने के लिए, एंड सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड, इसके लिए सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड होगा 100 करोड़ का। तो जो गारंटी फंड है कितने का है, 100 करोड़ का है, ये ध्यान रखना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट, जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्डिंग के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट थी 500 करोड़ से कम करके 250 करोड़ कर दी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिगेशन यूनिट कितनी बनेगी, 50। ठीक है, फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग लैब कितनी बनेगी, 100। ठीक है, क्रेडिट गारंटी जो है एमएसएमई सेक्टर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसमें सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड कितने का होगा, 100 करोड़ का। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ऑनबोर्डिंग के लिए, वो 250 करोड़ कर दिए 500 करोड़ से। नेक्स्ट, अर्बन डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 आया है, उसमें टोटल 1 करोड़ और ज़्यादा हाउस होल्ड बनाने हैं अर्बन के अंदर, अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली के लिए, विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख करोड़। ठीक है, कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा, 10 लाख करोड़। ठीक है, सेंट्रल असिस्टेंट होगी 2.2 लाख करोड़ इन नेक्स्ट 5 ईयर। तो क्वेश्चन ये बनता है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में कितने घर बनाने, 1 करोड़। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 2 करोड़ घर बनाने, उसका आउटले कितना है, 3.03 लाख करोड़, लगभग इतना है, लाख करोड़ है। ठीक है, और आवास योजना जो अर्बन है, उसमें अर्बन और पुअर, अर्बन के अंदर जो पुअर और मिडिल क्लास फैमिली है उनमें 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख करोड़। ओके, सेंट्रल असिस्टेंट मिलेगी 2.2 लाख करोड़ की नेक्स्ट 5 ईयर में। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ 100 वीकली हार्ट्स, वीकली हार्ट बनाई जाएगी, जो भी स्ट्रीट फूड बना रहे हैं उनके लिए टोटल कितनी वीकली हार्ट बनेंगे, 100 ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है, अब 100 आया तो एक और 100 आया था, अभी अपन ने पढ़ा था 100 फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग लैब बनेगी, फूड क्वालिटी एंड टेस्टिंग, फूड क्वालिटी एंड टेस्टिंग लैब बनेगी, फूड, इससे पहले वाली स्लाइड पे पढ़ा था 100। ठीक है, और 50 भी कुछ बनेगा, 50 क्या बनेगा, मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिगेशन यूनिट, फूड इरिगेशन यूनिट में लगेगा एमएसएमई सेक्टर। और 100 और भी था, जो क्रेडिट गारंटी फंड है एमएसएमई के लिए वो 100 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, और वीकली हार्ट कितनी बनाएंगे स्ट्रीट फूड के लिए, 100। ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर में घर कितने बनाने, 1 करोड़, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितने ही करेंगे, 10 लाख करोड़ की। एक और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रांजिएंट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान, TODP, ट्रांजिएंट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान टू बी इम्प्लीमेंट, कितने स्टेट में, सिटी में करेंगे, 14 लार्ज सिटी अबव 30 लाख पॉपुलेशन। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान को कितनी सिटी में इम्प्लीमेंट करेंगे, 14 सिटी में अबव 30 लाख पॉपुलेशन। क्लियर, अब होने वाला एंड, डोंट वरी, मैं भी पहुंच जाऊंगा, थोड़ा लेट पहुंचूंगा। एनर्जी सिक्योरिटी, तो ये अपन ने अलग से पढ़ी थी, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 करोड़ हाउस होल्ड को, कितने हाउस होल्ड को, 1 करोड़ हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देनी अप टू 30 यूनिट, 300 यूनिट पर मंथ, ये किया था। और इसमें डिस्कॉम के लिए कितना आउटले था, डिस्कॉम को इंसेंटिवाइज करने के लिए 4950 करोड़। ठीक है यार, गवर्नमेंट स्कीम का पार्ट 2 रह गया है, बट यार टाइम नहीं मिल रहा है मुझे सही में। लास्ट 1 महीने से, 1 महीना 15 से 20 दिन है ना, 20 दिन से मैं बिल्कुल आइसोलेट हो गया हूँ सब चीज़ों से, बिल्कुल आप में ही लगा हुआ हूँ। बट कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही, तो अब क्या करें यार, टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। मेरा भी एग्जाम है, बट मैंने उसको साइड में रख दिया है, पहले मैं आप लोगों को प्रायोरिटी दे रहा हूँ। ठीक है, अब जॉइंट वेंचर बनेगा एनटीपीसी और बेल का, टू सेटअप 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट यूजिंग एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। तो यूएससीटी, तो कौन सी टेक्नोलॉजी, एनटीपीसी और बेल 800 मेगावाट का कमर्शियल प्लांट लगाएंगे, किसके यूज करके, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी बिहार के अंदर भी जो अपन ने पढ़ा था बनेगा, वो क्या है, पीरपैंती में पावर प्लांट बनेगा, कितने अमाउंट का, 2400 मेगावाट साइज तो, और अमाउंट है 21,400 करोड़ रुपए लगेंगे। और ये जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का यूज करके 800 मेगावाट का कमर्शियल प्लांट लगा रही है एनटीपीसी और बेल। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी 6ठी प्रायोरिटी हो गई, अब 7th पे चलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था वो यही है एक तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि नई न्यू स्कूल बना रहे हैं गवर्नमेंट की, हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो वो कैपिटल में जा रहा है। तो कैपिटल किसका कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का कर रहे हैं ना। तो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना था, 11 11 111। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए कितना किया, 11 11 111 करोड़, जो 3.4% है जीडीपी का, स्टार मार्क कर देना, ठीक है। और स्टेट को इंटरेस्ट फ्री लोन देना कितना, 1.5 लाख करोड़ फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा फेज लॉन्च कर दिया है, टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू 25,000 रूरल हैबिटेशन। तो क्वेश्चन ये बनेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के थ्रू ऑल वेदर कनेक्टिविटी कितने लोगों को देनी है, तो 25,000 रूरल लोग नहीं, हैबिटेशन को देनी है, 25,000 रूरल हैबिटेशन को देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन इन बिहार गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 11,500। तो इरिगेशन और फ्लड मिटिगेशन, जो बिहार में फ्लड मिटिगेशन और इरिगेशन के लिए 11,500 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट देगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा अपन इससे पहले वाला रिवाइज कर लेते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इससे पहले जो था वो था एनर्जी, एनर्जी वाला था। एनर्जी में क्या था, सूर्यघर मुफ्त बिजली में ही बोला है, सूर्यघर में 1 करोड़ हाउस होल्ड को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, ठीक है। एनटीपीसी और भेल मिलके 800 मेगावाट का एक पावर प्लांट लगा रहे हैं यूजिंग अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ याद करूंगा, अब बहुत लेट हो जाऊंगा मैं, 11 बज जाएगी, मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, टाइम भी कम है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करें आईआरडी, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब 2-3 स्लाइड ही है। तो देखो, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड बनाया जाएगा फॉर बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए। उसमें फाइनेंसिंग पूल कितना होगा, 1 लाख करोड़ का। तो अनुसंधान रिसर्च नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए कितना आउटले है, 1 लाख करोड़। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया था, तो वेंचर कैपिटल फंड है, 1,000 करोड़ का बनेगा, टू एक्सपेंड स्पेस इकोनॉमी बाई 5 टाइम इन नेक्स्ट ईयर, ठीक है, याद रखना ये। और जो बिहार के अंदर इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन के लिए, इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन के लिए बिहार के अंदर कितना देंगे गवर्नमेंट, 11,500 करोड़ रुपए देगी। और आंध्र प्रदेश को रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना दिया है, 15,000 करोड़। वेंचर कैपिटल फंड बनाएगा स्पेस इकोनॉमी को 5 टाइम करने के लिए, 1,000 करोड़ का। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन फंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का पुल बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ये रूरल लैंड रिकॉर्ड रखा जाएगा, उसके लिए एक पिन बनाया है, नंबर बनाया है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूएल पिन, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। भू आधार बनाया जाएगा, लैंड का भी आधार होगा एक तरीके से, किसके नाम है, क्या है, ओनरशिप किसकी है, ये सब चीज। तो बस ये याद रखना, यूल पिन की, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूल पिन। आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। नो की नो प्रायोरिटी कवर हो गई अपने। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा जो चीजें हैं, 2 स्लाइड और है बस, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रेडी, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विद कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर इन नियर और 100 सिटी। तो प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क कितने बनेंगे, मोर देन 100 सिटी अप्रोक्सीमेट, ये याद रखना है। 12 इंडस्ट्रियल पार्क अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो नेशनल इंडस्ट्री कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर कितने इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, टोटल 12। और प्लग और प्ले जो इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे 100 सिटी में बनेंगे, ठीक है। वॉलंटरी क्लोजर ऑफ एलएलपी, एलएलपी क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, ठीक है। उनके वॉलंटरी क्लोजर के लिए जो सी पेस है उसको एक्सटेंड कर दिया। तो ये बोल रहा है द सर्विस ऑफ द सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एसिलेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, सी पेस की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, विल बी एक्सटेंडेड फॉर वॉलंटरी क्लोजर ऑफ एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप टू रिड्यूस द क्लोजर टाइम। तो एलएलपी के क्लोजर टाइम को कम करने के लिए सी पेस को एक्सटेंड कर दिया एलएलपी के लिए।
LLP की फुल फॉर्म पूछ सकता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। अब क्रिटिकल मिनरल फुली एग्जाम्प्ट कस्टम ड्यूटीज, क्रिटिकल मिनरल को एग्जाम कर दिया कस्टम ड्यूटी से ऑन 25 क्रिटिकल मिनरल, कितने टोटल 25, एंड रिड्यूस बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन 2 ऑफ देम मिनरल सच एज लिथियम, ये याद नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट ये है कि जो मरीन प्रोडक्ट है उन पे जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है जो श्रिम्प और फिश पे, उसको 5% कर दिया है, उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया 5%, ठीक है। नेक्स्ट प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को कम करने के लिए जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है 10% से बढ़ा के 25% कर दिया। टू कब इम्पोर्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हैजर्डस पीवीसी फ्लेक्स बैनर जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी विल बी रेज्ड फ्रॉम 10% टू 25%, ये इंपॉर्टेंट है। बस आप ये याद रखो, प्लास्टिक का कम यूज करने के लिए जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है 10% से बढ़ा के 25% कर दी पीवीसी फ्लेक्स के ऊपर, ठीक है, के इम्पोर्ट के ऊपर। करंट रूल, अभी एनपीएस में एक रूल आया है, करंट रूल क्या है, जो भी एम्प्लॉयर है तो वो करंटली डिडक्ट कराता है 10% ऑफ एन एम्प्लॉय सैलरी फॉर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। एनपीएस में अगर आप जॉब लगेगी तो आपकी सैलरी का 10% डिडक्ट होगा। बट जो नया चेंज ये आया है कि डिडक्शन लिमिट है ना 14% तक कर दी है, एम्प्लॉय की सैलरी का 14% तक डिडक्ट होगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टैक्स रिबेट अप टू 25,000 is applicable for resident individual if the total income does not exceed 7 लाख। तो टैक्स रिबेट कितनी है, अगर 7 लाख से ज़्यादा टोटल इनकम नहीं है तो 25,000 है टैक्स रिबेट, एनआरए के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जितने भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी हैज रिजॉल्व ओवर 1,000 कंपनी, रिकवर कितना किया आईबीसी के थ्रू 3.3 लाख करोड़, ये भी ध्यान रखना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उससे पहले यार मैं याद पूरा नहीं करवा पाया बट एमसीक्यू से करवा दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मैं याद करवाने बैठूंगा तो सारा टाइम चला जाएगा। एक सेकंड रुको, या तो मैं देख लेता हूँ टाइम कितना हुआ है, उस अकॉर्डिंग देखता हूँ। चलो मैं याद करवा देता हूँ 10 मिनट आपको सारी चीज़ें क्विक रिवाइज। 2 स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, स्लाइड ऐड करूँगा तो ये हटेगा, एक सेकंड देखना पूरी क्लास। ओके, चलो यहाँ से अपन याद कर लेते हैं मेन चीज़ें जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी वाली चीज़ें याद करते हैं। उससे पहले वाली चीज़ें तो मैंने सारी याद करवाई दी थी, ठीक है। तो देखो सबसे पहली जो प्रायोरिटी थी प्रोडक्टिविटी वाली एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, ठीक है। उसमें टोटल कितनी नई वैरायटी रिलीज की जाएगी, 109 वैरायटी रिलीज की जाएगी 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, ठीक है। नीड बेस्ड बायो इनपुट कितने लगेंगे, नीड बेस्ड बायो इनपुट, नीड बेस्ड बायो इनपुट कितने लगेंगे 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट लगाए जाएंगे, ये याद रखना है एक तो आपको। उसके अलावा जो डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा, डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा यूजिंग फॉर खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा यूजिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के थ्रू 400 के अंदर, ठीक है, 400 डिस्ट्रिक्ट में, ये ध्यान रखना है एक आपको, ठीक है। उसके अलावा श्रिम्प, श्रिम्प की जो भी खेती है उसके लिए फाइनेंसिंग कौन करेगा, नाबार्ड करेगा, ठीक है। पहले में से इंपॉर्टेंट याद हो गया। अब बात करें नंबर 2 की, एक सेकंड बैटरी खत्म। नंबर 2 की बात करें एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। उसमें पहले तो 3 स्कीम है, स्कीम ए बी सी। स्कीम ए में जो भी ऑल फॉर्मल सेक्टर है, जो पहली बार न्यू जॉब लगा है उसके लिए, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है, ठीक है, और ये एम्प्लॉयर के लिए, ठीक है। इसमें 15,000 रुपये तक का इंसेंटिवाइज करेंगे अपन, ठीक है, ओके। 3 इंस्टॉलमेंट में करेंगे। इसका आउटले 23,000 करोड़, स्कीम बी का आउटले 52,000 करोड़, स्कीम सी का कितना है 32,000 करोड़, ठीक है। स्कीम बी में बोला है कि ये इंसेंटिवाइज करेंगे जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग 4 साल तक इंसेंटिवाइज करेंगे। स्कीम ए से 210 लाख यूथ को हेल्प होगी, स्कीम बी से 30 लाख यूथ को हेल्प होगी,
स्कीम सी से 50 लाख यूथ को हेल्प होगी, ठीक है। और स्कीम सी में क्या होगा, ओनली एम्प्लॉयर को 3,000 रुपये रीइम्बर्स करेंगे पर मंथ फॉर 2 ईयर, एम्प्लॉयर को जो उसका ईपीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग। चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ से। नेक्स्ट बात करें वापस स्कीम, इसमें 3 स्कीम ये हो गई, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग में 4 और 5 2 स्कीम हो रहा है, ठीक है। चौथी स्कीम है स्किलिंग के लिए, यूथ को स्किल करेंगे। तो कितने यूथ को स्किल करेंगे, 20 लाख यूथ को स्किल करेंगे, यूथ को स्किल करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर में, ठीक है। 1,000 आईटीआई को अभी अपग्रेड करेंगे हब में, ठीक है। स्किलिंग का इसका आउटले कितना है, 60,000 करोड़, ठीक है। उसके अलावा एक और स्कीम आई है जिसमें इंटर्नशिप कराएंगे, इंटर्नशिप होगी टॉप 500 कंपनीज, टॉप 500 कंपनीज, ठीक है। उसमें कितने यूथ, 1 करोड़ यूथ को नेक्स्ट 5 ईयर तक हेल्प होगी, ठीक है। इसमें इंटर्नशिप अलाउंस कितना है, इंटर्नशिप अलाउंस 5,000 रुपये का पर महीने, ठीक है। उसके अलावा वन टाइम असिस्टेंस कितनी है, वन टाइम असिस्टेंस 6,000 रुपये, ठीक है। जो इंटर्नशिप कॉस्ट है वो कहाँ से निकलेगी, इंटर्नशिप कॉस्ट 10% ऑफ कंपनी CSR फंड, ठीक है। उसके अलावा कौन एलिजिबल होगा, जिनकी 21 से 24 साल है और जो ना तो इंगेज्ड है ना एम्प्लॉय है, वो एलिजिबल है, ठीक है। उसके अलावा और अपन ने देखा मॉडल स्किल लोन स्कीम, ठीक है। उसका 1.5 लाख रुपए जो लोन की लिमिट थी उसको बढ़ा के 7.5 लाख कर दिया है, ठीक है। और इससे 25,000 स्टूडेंट को हेल्प होगी, ओके। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। उसके अलावा नेक्स्ट तीसरी प्रायोरिटी थी, उसके अलावा एक और था कि एक और क्या था, जो यूथ हायर स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए 10 लाख रुपए देगी गवर्नमेंट। और इसके लिए टोटल कितने वाउचर होंगे, ई वाउचर देंगे, 1 लाख स्टूडेंट को ई वाउचर होंगे, 1 लाख स्टूडेंट, ठीक है। चलो अब एमसीक्यू से मैं करवा दूंगा, जितना था याद करवा पाया मैं करवा दिया, क्योंकि फिर काफ़ी लेट हो रहा हूँ, आज ही क्लास डालनी है, काफ़ी टाइम लग गया। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखो, ठीक है। मेरी मानो तो शॉर्ट नोट्स बनाओ खुद के बजट के, ताकि आप जल्दी याद कर पाओ, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरी पॉइंट भी रखे थे, आप शॉर्ट नोट्स बना लो, अच्छा रहेगा। 2 से 3 पेज में आप शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे, रिवाइज कर पाओगे। एमसीक्यू और इकोनॉमिक सर्वे, बजट और इकोनॉमिक सर्वे के एमसीक्यू में शाम को करवाऊँ नहीं करवाऊँ, कमेंट सेक्शन में बताओ सभी लोग, ओके। गुड लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस वीडियो को 2 घंटे की बनानी, 2 घंटे की, बट टाइम की शॉर्टेज है, फिर शाम को एमसीक्यू नहीं कर पाते, तो इसलिए वीडियो की साइज छोटी रही है, कोई इशू नहीं है, मैंने फिर भी अपना 100% दिया है, ओके। गुड लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।